हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं। स्वागत है आप सभी का और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। कल एक्चुअली बच्चों टेक्निकल इश्यूज था, थोड़ा मैंने शुरू में बता दिया था, उसकी वजह से आपकी क्लास बीच में जो है वो ब्रेक हो गई। लेकिन आज उस टॉपिक को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे, यानी चैल्कोलिथिक कल्चर को पहले हम लोग फाइनल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी आज की जो क्लास होगी वो डिपेंड होगी आपके ताम्रपाषाण काल पे। ठीक, तो कल मैंने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस किया था आप लोगों से कि ताम्रपाषाण काल बेसिकली कहते किसको हैं। ठीक है, एक तो मैंने ये बताया कि भाई जिस काल के लोगों के द्वारा जो है आपके ज्यादा से ज्यादा जो है तांबा धातु का उपयोग किया गया, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। तो इसका ये मतलब नहीं था कि लोग जो है तांबे का उपयोग करने लगे तो वो अन्य चीजों को मिस कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ताम्रपाषाण काल का यहाँ पे मतलब ये है कि ताम्रपाषाण काल यानी वह काल जिस काल में ज्यादातर आप जो है तांबे धातु का क्या करें, उपयोग करें, यानी तांबे का अधिकतम उपयोग जब किया जाए तो उस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, अधिकतम उपयोग, तांबे धातु का अधिकतम उपयोग किया गया। लेकिन कल मैंने ये भी कहा था कि भाई तांबे का सिंधु सभ्यता से क्या संबंध है, इंडस वैली से क्या संबंध है, सिंधु सभ्यता से इसका संबंध क्या है। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता से इसका संबंध, और साथ साथ नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक से इसका क्या संबंध है। क्योंकि जब आप सांस्कृतिक अनुक्रम आप देखते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि संस्कृतियों का क्रम बताइए, ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो पाषाण काल आता है। भाई सांस्कृतिक अनुक्रम जब आप पढ़ते हैं तो सांस्कृतिक अनुक्रम में सबसे पहले पाषाण काल आता है और इसी पाषाण काल का एक भाग है नवपाषाण काल। ठीक है, इसी का भाग है बच्चों नवपाषाण काल। फिर आपका जो है कांस्य काल आता है, आपका कांस्य काल हो गया। कांस्य काल के बाद जो है आपका ताम्रपाषाण काल। अब जो ताम्रपाषाण काल है इसे आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंधु सभ्यता के बाद ही है। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ताम्रपाषाण काल के कुछ स्थल ऐसे हैं जो बच्चों आपको 3000 बीसी प्राचीन, तो 3000 बीसी प्राचीन है। 3000 बीसी प्राचीन का मतलब हुआ कि वो इंडस वैली से पहले के भी हैं। ठीक है, वो इंडस वैली के पहले के भी हैं। इसीलिए जब इसका कार्यकाल तय किया जाता है कि ताम्रपाषाण काल कब से कब तक है, यानी इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है, कार्यकाल, तो कार्यकाल इसका माना जाता है कि 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये ताम्रपाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन माना गया है। ठीक है, जबकि आप जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम ड्यूरेशन माना गया है, एक एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो एक मान्य तिथि है इसकी वो क्या है, वो है 2350 से 1750। लेकिन नवपाषाण काल जो है ये आपका बच्चों 6000 बीसी से आपका 1000 बीसी है। तो सबसे पहले जो है आपका नवपाषाण काल होगा, ठीक, और फिर आपका जो है ताम्रपाषाण काल होना चाहिए, फिर आपका ये होना चाहिए। लेकिन हम ताम्रपाषाण काल को कांस्य काल यानी सिंधु सभ्यता के बाद रख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताम्रपाषाण काल का अधिकतम जो टेन्यूर है वो इंडस वैली के बाद का है। ठीक है, यानी अगर हम 2350 से देखें तो 2350 से लगभग 1500 साल तक आपकी ताम्रपाषाण काल बच्चों चलती रही। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि अगला चैप्टर है आपका, वहां पे आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंडस वैली जिस सप्त सिंधु क्षेत्र में डेवलप हुई थी उसका जो परिधीय क्षेत्र है, परिधि मतलब सीमांत क्षेत्र, यानी उसके सीमा के अंत का जो क्षेत्र है, उन सीमाओं पे अगर आप देखेंगे तो आपको उस समय ग्रामीण संस्कृतियां दिखाई देंगी, जैसे कुल्ली हो गई, नाल संस्कृति हो गई, आमरी संस्कृति हो गई, ये सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के रूप में डेवलप हुई। और मैंने पहले वाली क्लास में कल बताया था परसों कि मेहरगढ़ में जो एक ग्रामीण कल्चर डेवलप हुआ, उसी मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल को लीड करता है, उसी मेहरगढ़ से उस क्षेत्र में, उस आपके कोरी के मैदान में, उस बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र के मैदान में कुछ ग्रामीण संस्कृतियां डेवलप हुई, जिसे कुल्ली, नाल, आमरी, चन्हुदड़ो, कोटदीजी वगैरह के नाम से जाना जाता है, जो ताम्रपाषाणिक कल्चर के रूप में एक ग्रामीण सिविलाइजेशन के रूप में क्या हुई, डेवलप हुई। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि फिर
इसमें कैसे हम ये तय करेंगे कि ये नवपाषाण काल से भी जुड़ा है और सिंधु सभ्यता से भी जुड़ा है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करके बताना चाहता हूं। इसको बहुत ध्यान से समझना मेरे लाल, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप लोग सीरियस क्लास को लीजिए थोड़ा सा इसे, क्योंकि बच्चा जो पढ़ा दे रहा हूं, जो बता दे रहा हूं, जितना डेप्थ में ना उतना शायद आपको जल्दी मिलेगा नहीं किताबों में, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए। रिक्वेस्ट हमारा, कोई वो नहीं है यहां पे। अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये भारत। जो आपकी बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली का क्षेत्र जो है आपका यही है, यही इंडस वैली का क्षेत्र है, ठीक है, यही इंडस वैली का क्या है, क्षेत्र है। लेकिन अब आप अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो ये जो आपका पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, ठीक है, ये पूरा एरिया आप देखेंगे तो ये आपको जो है क्या है, ये सिंधु सभ्यता, क्योंकि यहां पे जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर यूपी का, जो आलमगीरपुर जो आपके यूपी मेरठ में है, और ये उत्तर में आपका मांडा है, ठीक है, दक्षिण में आपका दायमाबाद, इसको आओ नीचे तक ले लो, ठीक है, दक्षिण में आपका दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, दायमाबाद हो गया, और ये आपका सुतका गेंडोर हो गया। यही तो इंडस वैली का पूरा जो है, पूरा बच्चों यही क्या है, पूरा उसका एरिया है, यही तो सुतका, यही तो पूरा एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन अगर आप गौर करिए तो मैं आपको दोनों से जोड़कर दिखाना चाह रहा हूं। आपको पता होगा तो जो सिंधु सभ्यता का ये जो बॉर्डर लाइन है, अगर इस बॉर्डर लाइन के पूरब में देखोगे, ठीक है, तो आपको ताम्रपाषाणिक सभ्यता आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपका जो पूर्वी राजस्थान है, ये देखो, ये जो पूर्वी राजस्थान है, और ये मालवा को लेते हुए, उत्तरी दक्कन क्षेत्र को लेते हुए, यहां पर जो है आपको ताम्रपाषाणिक कल्चर बच्चों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि परवर्ती ताम्रपाषाण काल, अगर ताम्रपाषाण काल को दो भागों में बांट दिया जाए, परवर्ती ताम्रपाषाण काल, तो परवर्ती ताम्रपाषाण काल का मतलब हुआ कि जो बाद वाला ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, परवर्ती ताम्रपाषाण काल, तो इसमें आपको कई क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आहार संस्कृति, ठीक है, आपकी आहार संस्कृति हो गई, आपकी जो है कायथा संस्कृति हो गई, ठीक है, आपकी कायथा संस्कृति हो गई, कायथा संस्कृति। और कायथा संस्कृति के साथ साथ जो है, कायथा संस्कृति के साथ साथ गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जो तांबे के लिए फेमस है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ये तीन संस्कृतियां आपको, ये आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दिख जाएंगी। इसके बाद बच्चों आप देखोगे, आप अगर उत्तरी दक्कन में आओगे, उत्तरी दक्कन जो है, तो उत्तरी दक्कन में आपको जो है, आपको जोरवे संस्कृति मिल जाएगी। कौन सी संस्कृति? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति आपको दक्कन में मिल जाएगी, जिसमें आपको इनाम गांव, ठीक है, जो सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड जो है, वो आपको राजस्थान में माने महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे दायमाबाद, इनाम गांव जैसे महत्वपूर्ण विकसित जो है, जिनको आप कह सकते हो कि ये नगर के रूप में डेवलप होने लगे थे, यानी ताम्रपाषाण काल के वो क्षेत्र जो अपनी ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे नगरीय संरचना में आने लगे थे, तो वो जोरवे कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। और ये जोरवे संस्कृति जो है लगभग 700 बीसी प्राचीन मानी गई है। इसमें आप देखोगे तो जो दायमाबाद है, ठीक है, आपका जो इनाम गांव है, ये धीरे धीरे जो है नगरीय संरचना में आने लगे थे। और आपको ये पता भी है कि 600 बीसी तक आते आते आपको फिर से मिड गंगा वैली में द्वितीय नगरीय सभ्यता देखने को मिलना शुरू हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, ये आपकी पहला अर्बन सिविलाइजेशन, यानी जिसे इंडस वैली आप कहते हो, और द्वितीय अर्बन सिविलाइजेशन जो मिड गंगा वैली में हुआ 600 बीसी में, दोनों को बच्चों क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी इंडस वैली का जब पतन हुआ तो वही नगरीय सभ्यता जो है ताम्रपाषाणिक जैसी ग्रामीण सभ्यता में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। और वही ताम्रपाषाणिक ग्रामीण सभ्यता 1750 बीसी के बाद धीरे धीरे
क्या कर दी, फिर से अपना एक सरप्लस प्रोडक्शन कन्वर्ट करती है, फिर से एग्रीकल्चर को बेहतर बनाती है और फिर से मिड गंगा वैली तक आते आते द्वितीय नगरीय क्रांति को जन्म दे देती है। इसका जो जस्टिफिकेशन है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज्यादा अवशेष आपको कहां मिले हैं, आपके बच्चों मिड गंगा वैली में, यानी मध्य गंगा घाटी में। कहां पर, यूपी में। मध्य गंगा घाटी यूपी में सबसे ज्यादा ताम्रपाषाणिक दबाव या जमाव बच्चों वहां पे मिला है, जो इस बात को प्रूव करता है, इस बात को जस्टिफाई करता है कि इन्हीं ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों की वजह से फिर से 600 बीसी तक आते आते द्वितीय नगरीकरण का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो आप जब देखोगे तो यहां जो ये पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, ये जो पूर्वी राजस्थान है, यहां पे आपको बच्चों दो संस्कृतियां दिखाई देंगी, जोरवे और कायथा और आहार दिखेगी। और ये मालवा रीजन में आपको मालवा संस्कृति दिखेगी, मालवा रीजन में मालवा संस्कृति दिखेगी। दक्षिण में आओगे यहां पे दक्कन में तो आपको जोरवे संस्कृति बच्चों आपको दिखाई देगी। तो ये जो संस्कृतियां हैं, ये लगभग, यानी ये राजस्थान की और मालवा की और उत्तरी दक्कन की जो संस्कृतियां हैं, ये लगभग बच्चों आपको 2500 बीसी से 600 बीसी के आसपास आपको देखने को मिलती हैं। यानी ये सिंधु सभ्यता के बाद की हैं। इनको सिंधु सभ्यता की परवर्ती कह सकते हो आप, सिंधु सभ्यता की परवर्ती कह सकते हैं आप। ये सिंधु सभ्यता के बाद की हैं, परवर्ती दैट मीन्स की बाद की, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि इसमें से कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जो सिंधु सभ्यता के पहले की हैं, जो सिंधु सभ्यता के पहले की हैं। जैसे आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र जहां पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित नगर डेवलप हुए थे। भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित नगरों का विकास यहां हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि ये वही दक्षिणी बलूचिस्तान है जहां मेहरगढ़ नामक एक स्थल हुआ करता था, जो नवपाषाण काल को क्या करता है, लीड करता है। और इसी मेहरगढ़ में जो अन्न उत्पादक संस्कृति विकसित हुई, जो एक ग्रामीण संस्कृति विकसित हुई, इसी ने क्या किया, नाल संस्कृति, ठीक है, नाल संस्कृति, ठीक है, कुल्ली संस्कृति, नाल कुल्ली, आमरी संस्कृति, ठीक है, दम्बशादात, ठीक है, ये वो संस्कृतियां हैं बच्चों जो क्या हैं, ताम्रपाषाणिक हैं, ठीक है, जो क्या हैं, ताम्रपाषाणिक हैं, जो सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती हैं। अब आप बताइए कि ताम्रपाषाण काल कैसे जो है बच्चों दोनों को क्या करता है, कोरिलेट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि ताम्रपाषाण काल के लक्षण बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, तो आप ये कहोगे कि ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसके मकान जो है मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। इनका जो समाज है वो ग्रामीण समाज होता था। समाज का एक मुखिया, एक लीडर होता था, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था इनकी इकोनॉमी का मूल आधार था बच्चों। समाज में जो है ऊंच नीच का भेदभाव दिखाई देता है, वो इनके आवासों से पता चलता है। लोगों में सौंदर्य का बोध था, लोग आभूषण का उपयोग करते थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मन के और धातुओं के आभूषण बच्चों हमें मिलते हैं। और इनका जो व्यापार रहा होगा वो इंटरनल रहा होगा, आपस में रहा होगा, कोई बाहर का बाह्य व्यापार हमें देखने को बच्चों दिखाई नहीं देता है। लेकिन हां, आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आगे चलकर जो है इन संस्कृतियों ने अपना विकास इतना ज्यादा कर लिया कि धीरे धीरे ये बच्चों नगरीय संरचना में क्या होने लगे थे, कन्वर्टेड होने लगे थे। और कल हमने आपको बताया ही था कि सबसे पहले इस सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इतिहासकार B.A. स्मिथ ने ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की चर्चा वैश्विक स्तर पर किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसे भारत में खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मैंने कहा था कि हाइड गिल्डर्न महोदय हैं जिन्होंने ताम्रपाषाण काल को सबसे पहले क्या किया था, खोजा था, हाइड गिल्डर्न। तो ये तीन नाम आप जरूर याद रखिएगा। हाइड गिल्डर्न ने सबसे पहले ताम्रपाषाण काल को खोजा, ताम्रपाषाण काल की खोज, ताम्रपाषाण काल की खोज। और अगर हम B.A. स्मिथ की बात करें तो सबसे पहले स्मिथ महोदय ने चर्चा किया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है ताम्रपाषाण काल की चर्चा,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताम्रपाषाण काल की चर्चा सबसे पहले किसने किया? इन्होंने किया। इसके बाद स्टुअर्ट पिगट ने, हाइड गिल्डर्न का बच्चों क्या किया? समर्थन किया। स्टुअर्ट पिगट ने बच्चों इनका क्या किया? समर्थन किया। किसका? आपके हाइड गिल्डर्न का, ठीक, चैल्कोलिथिक कल्चर की खोज में। ठीक, तो मैंने कल बच्चों इसकी चर्चा कर दिया था और आज हम बात करेंगे बच्चों। और कल हमने ये भी बता दिया था कि भाई ताम्रपाषाण काल में तांबा सबसे ज्यादा एमपी के गुंगेरिया में खोजा गया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो गणेश्वर जो राजस्थान में है, वो तांबा का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था राजस्थान में, ठीक है, जहां से आहार संस्कृति के लिए बच्चों तांबा भेजा जाता था, इसलिए उसको तांबवती भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तांबे का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, सबसे ज्यादा तो आपके यूपी के मिडगंगा वैली में है, लेकिन सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा तो गुंगेरिया एमपी। ठीक, अब हम इस काल की जो संस्कृतियां हैं बच्चों, उसका थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि कौन कौन सी संस्कृतियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं और सबका कालक्रम क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से ये संस्कृतियां बच्चों जानी जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी आती है नंबर 1 गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, जो आपके राजस्थान में है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति ये मानी जाती है बच्चों आपकी 2800 से, ठीक है, 2800 BC से 2000 BC। ठीक है, शायद इसको मैंने टाइम ड्यूरेशन लिखा है, 1 मिनट, शायद मैंने इसको दिया हुआ है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहां पे मैंने दे रखा है। ठीक है, तो मैं वही मुझे ध्यान आ रहा था कि मैंने शायद लिखा हुआ है। तो जो आहार संस्कृति से पहले आएगी आपकी गणेश्वर, आहार संस्कृति से पहले आएगी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहते हैं इसको, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी कब से कब तक? 2800 से आपकी 2000 BC। ठीक है, 2000 BC। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, तो यहां पे बच्चों ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी आती है आहार संस्कृति जो 2100 से 1500 मानी जाती है। फिर आती है गैरिक मृदभांड। अब गैरिक मृदभांड संस्कृति क्या है? तो गैरिक मृदभांड बच्चों ये क्या है? ये मृदभांड है। मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। ठीक है, ये मृदभांड है, गैरिक मृदभांड। गैरिक के बाद आता है ओसीपी। ठीक है, हालांकि सबसे पहले काले लाल मृदभांड आएंगे। सबसे पहले बच्चों काले लाल मृदभांड है, इसके बाद जो है आपका गैरिक मृदभांड है, गैरिक मृदभांड है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, कोई मोहतरमा फोन कर रही। हाँ जी, बोलो। किस चीज के लिए? कौन सी कार? नहीं, काइगर में कार ले लिया सर। हाँ हाँ ले चुका हूँ। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपका काले लाल मृदभांड आते हैं जो नवपाषाण काल के हैं। इसके बाद आपके गैरिक मृदभांड आते हैं, इनका सीक्वेंस भी मैं बता दे रहा हूं आपको। गैरिक मृदभांड आते हैं, गैरिक मृदभांड के बाद आपके चित्रित घूसर मृदभांड आते हैं, चित्रित घूसर मृदभांड, चित्रित घूसर जिनको ओसीपी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एनबीपी कल्चर आता है, NBPW यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये सीक्वेंस है। अब यहां पे देखिए गैरिक मृदभांड यानी ये ताम्रपाषाण काल में बच्चों ये काफी प्रचलन में था। ठीक है, ये मृदभांड है। इसके बाद कायथा संस्कृति आपकी 2000 से 1800 है। सवालदा संस्कृति जो महाराष्ट्र में थी बच्चों 2000 से 1800 है। मालवा संस्कृति जो मालवा रीजन में थी 1700 से 1200 है। चिराद संस्कृति जो बिहार में है
वो आपकी 1500 से 750 है। जोरवे जो आपकी महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी महाराष्ट्र में है, जोरवे महाराष्ट्र में है। चिराद आपकी बच्चों ये बिहार में है, ठीक है। और आपकी मालवा जो है एमपी में है। मालवा कहाँ पड़ेगा, आपके एमपी में, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। और शवालदा ये आपके महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ेगी। कायथा आपके राजस्थान में पड़ेगी, कायथा राजस्थान में है, और ये भी आपके बच्चों राजस्थान में ही है, और ऊपर वाला भी राजस्थान में है। तो ये आपकी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, कहते हैं कि अभी एक एक पर्टिकुलर प्लेस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि जो कायथा संस्कृति है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। कायथा संस्कृति से बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। और अगर कायथा को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें तो कायथा के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कायथा संस्कृति जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों क्या हैं, ठीक है, तो आपको पता है कायथा आपके बच्चों एमपी में पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद आपको थोड़ा सा वो मुझे डाउट था कुछ, एक मिनट, ठीक है। कायथा कहाँ गई, एक मिनट। कायथा बच्चों आपकी एमपी में आएगी, कायथा एमपी में, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ, यहां पे देखिए कह रहा कि उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी के तट पे, किस नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे, यह पहली ताम्रपाषाणिक बस्ती है जिसका अस्तित्व 2015 ईस्वी में 1380 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। कायथा बाराहमिहिर की बच्चों जन्मभूमि है। ये बाराहमिहिर वही बाराहमिहिर बच्चों जो गणितज्ञ हैं, बाराहमिहिर क्या है, गणितज्ञ हैं, उनकी बच्चों ये क्या है, जन्मभूमि है, ठीक है। ये क्या है, जन्मभूमि है। कहते हैं कि जो उज्जैन है, ये देखो ये उज्जैन है, उज्जैन एमपी में पड़ेगा। तो उज्जैन में आपका एक क्षेत्र है बच्चों डांगा वाला, ठीक है। ये उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये भी आपका ताम्रपाषाणी संस्कृति को बच्चों बताता है। उज्जैन का एक जिला है सागर जिला, एमपी का जिला है सागर जिला। यहाँ पे एक स्थान है एरण, ठीक है। तो सागर जिले में स्थित एरण का अपना एक प्राचीन नाम क्या है, एरडिक, याद करिएगा, इसका प्राचीन नाम एरडिक है। और ये वही एरण है बच्चों जहां से एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण आपको मिलता है, जिसमें कहा गया है कि गोपराज जब जो सेनापति था, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी भी सती हो गई थी, ठीक है। उसकी पत्नी भी बच्चों क्या होती है, सती हो जाती है। फिर उसके बाद आपके उसी महाराष्ट्र में एक स्थान है बच्चों नवदा टोली, ठीक है, जो माहेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, नवदा टोली। तो नवदा टोली जो है बच्चों, कहते हैं कि ये माहेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि नवदा टोली किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है। इसके साथ साथ आवरा जो है एमपी के मंदसौर जिले में है, आवरा, ठीक है। और नागदा यह उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पे है, नागदा बच्चों, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से जुड़े हुए ये सारे स्थल हैं। एरण से भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज यही ध्यान नहीं यही नहीं देखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि केवल आप कायथा देखें, कायथा ही केवल मत देखिए बच्चों। कायथा के अतिरिक्त भी यहाँ पे आपको कई ऐसी संस्कृतियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बच्चों अवशेष मिलते हैं। लेकिन कायथा के विषय में हमें थोड़ा सा डिटेल देखना है। कहते हैं जो कायथा संस्कृति है ये 1964 बच्चों बीएस वाकड़कर के द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा? बीएस वाकड़कर के द्वारा। ये वही बीएस वाकड़कर हैं बच्चों जिन्होंने मध्य पाषाण काल की खोज की थी, ठीक है। हालांकि ये एक इतिहासकार भी हैं, एक पुरातत्वविद भी हैं, और माना जाता है कि यह जो आपकी संस्कृति है यानी कायथा संस्कृति जो है बच्चों, ये आपकी समकालीन है। किसके? तो ये आपके समकालीन है बच्चों, आपके एक मिनट, ये आपके समकालीन है बच्चों आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता की क्या है? समकालीन है। माना जाता है कि ये सिंधु सभ्यता की बच्चों क्या है? समकालीन है। और कायथा, अहाड़ और मालवा,
ठीक है, तीनों लगभग बच्चों पैरेलल हैं, कायथा, आहाड़ और मालवा, तीनों जो है क्या है, पैरेलल हैं। और इस संस्कृति में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, वो है मावलदा, ठीक है, जो पश्चिमी दक्कन में पड़ता है। ठीक है, कहते हैं कि यहां से जो है हमें ग्रामीण संस्कृति के बच्चों प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहां से हमें ग्रामीण संस्कृति के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ठीक, कहां से, कायथा से। ठीक, यहां के लोग जो है तांबा, सिलखड़ी जैसी चीजों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। तांबा, सिलखड़ी जैसी चीजों का बच्चों उपयोग करते थे। ठीक, अब ये देखिए, ये सारी चीजें जो है तांबे की बनी हुई बच्चों, ये सभी जो है क्या है, ये तांबे की बनी हुई है। ये सब जो है आपकी तांबे की बनी हुई है। इन बर्तनों को, इन पात्रों को अगर आप देखें तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तांबे की बनाई गई हैं। ठीक, अब आप देखिए, कहते हैं कि यहाँ पे अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त आहार संस्कृति अगर हम देखें, आहार संस्कृति बच्चों, ठीक है, एक मिनट, आहार संस्कृति को अगर हम देखें तो जो आहार संस्कृति है, आहार संस्कृति ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और आहार संस्कृति बच्चों ये कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है ये, राजस्थान में। ठीक है, ये आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ती है और एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। माना जाता है कि आहार संस्कृति की खोज बच्चों आपके रतन चंद अग्रवाल के द्वारा बच्चों की गई थी। ठीक है, रतन चंद अग्रवाल एक बड़े हिस्टोरियंस हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इस संस्कृति की क्या की गई, खोज की गई। इसके खोजकर्ता कौन है, तो रतन चंद्र अग्रवाल। इसके खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल है। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बच्चों इसका क्या किया गया, खोज किया गया था। और कहते रतन चंद अग्रवाल ने यहां से क्या पाया, यहां से टेराकोटा का बना एक बच्चों बैल पाया था उन्होंने। ठीक है, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। ठीक है, जिनको बच्चों बनासियन बुल कहा जाता है। और यहीं से, यहां से बच्चों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है काले लाल मृदभांड। कहते हैं आहार संस्कृति में यहां से हमें काले लाल मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। अब आपको ये पता चलेगा कि भाई जब गैरिक मृदभांड सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है इस समय, तो इसका प्रमाण कहां से मिल गया, तो इसका प्रमाण ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि नवपाषाण काल में हालांकि इसका यूज होता था। भाई काले लाल मृदभांडों का उपयोग नवपाषाण काल में होता था और उसे आप आहार संस्कृति में भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग नवपाषाणिक संस्कृति से क्या थे, जुड़े हुए थे। दोनों संस्कृतियां एकदम अलग अलग बच्चों नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दोनों संस्कृतियां आपस में बच्चों क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और आहार के सबसे बड़ी खास बात बच्चों, कहते हैं यहां पर तांबे का सबसे ज्यादा उपयोग आपको दिखाई देता है। तांबे का सर्वाधिक उपयोग जो है आपको यहां पे क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, और इसका एक नाम जो है वो बच्चों तांबवती भी है, क्योंकि तांबा सबसे ज्यादा उपयोग यहां पे किया गया है, इसलिए इसका एक नाम जो है तांबवती भी है। यहां से बच्चों कुछ ऐसे कुंड पाए गए हैं, कुछ ऐसे कलश पाए गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि समाज में थोड़ा सा अंधविश्वास का प्रचलन हो चुका था। क्योंकि जैसे आप जो है, ठीक है, यज्ञ के लिए कुंड बनाते हो या किसी और चीज के लिए कुंड बनाते हो, तो वो कहीं न कहीं आपकी कर्मकांडी मान्यताओं का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो यहां से मनौती कुंड, मनौती कुंड माने समझते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे पीपल के वृक्ष होते हैं जहां पे आप जाते हो, धागा बांध देते हो, आपके मन में एक भाव होता है कि यहां से बांधा गया धागा या यहां मांगा गया कुछ भी, ईश्वर आपको ना नहीं करता है। तो वैसा ही कुछ मनौती कुंड आपको यहां भी दिखेगा। ठीक है, मनौती कुंड बच्चों आपको कहां दिखेगा, आहार में दिखेगा। यहां से आपको मनौती कुंड के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जो आपके आहार संस्कृति में पाया गया है। इसके साथ साथ बच्चों कहते हैं कि यहां पर मिट्टी के बने मनके, मन का मतलब जानते हैं, आभूषण होता है एक तरह का जो सजावट के लिए यूज होता है। तो मिट्टी के बने मनके भी आपको यहां से मिले हैं। मिट्टी के बने मनके, मन का माने समझते हैं, मनके का प्रचलन तो आपके सिंधु सभ्यता में भी था, मध्य पाषाण काल में भी था और यहां भी था। ठीक है, यहां भी बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद कहते हैं यहीं से बच्चों ईरानी धूप पात्र और 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहीं से जो है ईरानी धूप पात्र, ईरानी धूप पात्र। अब इस चीज के माध्यम से आप क्या पता करेंगे, और 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं, 6 यूनानी
ताम्र मुद्राएं। अब आप बताइए कि आप इन्हें मुद्रा तो नहीं कह सकते, ये मोहरें रही होंगी। इन दोनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भी बच्चों क्या मिलती है, जानकारी। इन दोनों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी क्या होगा, होता रहा होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पर ये क्या है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ये विदेशी तत्वों के प्रमाण को क्या करती हैं, इंडिकेट करती है बच्चों, ठीक है। और जबकि ये आप जानते हैं आहार जो है तांबे के उपयोग के लिए पाया गया है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या यहां तांबे के साथ लोहे का उपयोग हुआ है, जी हुआ है, ठीक है। यहां से लोहे के प्रमाण भी मिलते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इस तरह से पूछ ले तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, आहार होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, आहार होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है इसी संस्कृति का जो है, वो है बच्चों गिलुंड, ठीक है। आपकी आहार संस्कृति से जुड़ा हुआ जो एक स्थल है वो है बच्चों आपका गिलुंड। और गिलुंड जो है ये बनास नदी पर है। किस नदी पर है, तो ये बच्चों बनास नदी पर है। आप कभी भी राजस्थान आइए तो एक बार घूम के जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप घूम लेंगे तो ये चीजें आपसे बच्चों मिस नहीं होंगी, ठीक है। कहा जाता है ये बनास नदी पे है। और अगर जिले की बात करें तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक। और इसकी जो खोज है बच्चों वो हसमुख धीरजलाल संकालिया ने किया है। किसने किया है, एच.डी. संकालिया ने। इसकी खोज जो है किसने किया है, तो एच.डी. संकालिया, हसमुख धीरजलाल संकालिया के द्वारा किया गया है। एच.डी. संकालिया के द्वारा इसकी बच्चों खोज की गई। इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल संकालिया, ठीक है, हसमुख धीरजलाल संकालिया बच्चों, ठीक। अब यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से मिला क्या क्या चीजें बच्चों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यहां से क्या क्या मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चों जो यहां से मिला है वो है फलक उपकरणों का भंडार, ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है गिलुंड से, तो फलक उपकरणों का भंडार। फलक संस्कृति आपकी कौन सी थी, मध्यपुरा पाषाण काल, ठीक। तो यहां फलक उपकरण का भंडार मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं प्रस्तर उपकरण अभी भी यूज हो रहे हैं, लेकिन ये इनके व्यवसायिक निर्माण को दर्शाता है। अगर आप बड़ी मात्रा में बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इसे बेचने के उद्देश्य से बना रहे हो, ठीक है। ये व्यवसायिक स्वरूप को बच्चों क्या करता है, दर्शाता है। ये थोड़ा सा इसको सही करना, ये संकालिया नहीं बच्चों, बीबी लाल है, माफ करना, ये बीबी लाल है, तो ठीक है, बीबी लाल थे। तो यहां से बच्चों बड़े स्तर पर क्या है, फलक उपकरणों के भंडारण का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। और साथ ही साथ जो है यहां से स्तंभ गर्त के प्रूफ आपको मिले हैं और पक्की ईंट के बनाने के प्रूफ मिले हैं। तो पक्की ईंट जो बन रही है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अब आप नगरीकरण की तरफ जा रहे हो। अब आप जिस इंडस वैली से चले थे आप उधर ही क्या कर रहे हो, लौट रहे हो। भाई इंडस वैली में पक्की ईंट के मकान बने हैं, यहां भी आपको पक्की ईंट की दीवारें दिखेंगी, यहां भी आपको पक्की ईंट की दीवार आपको बच्चों देखने को मिलेगी। साथ साथ स्तंभ गर्त जो आपको बच्चों कहां से मिला था, स्तंभ गर्त के प्रमाण आपको कहां से मिले थे, सराय नहर राय से, ठीक है, जो मेसोलिथिक कल्चर का स्थल है। तो स्तंभ गर्त यहां से भी मिल रहा है, यानी आप अपने पूर्वजों से क्या है, पूरी तरह बच्चों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी कौन सी संस्कृति, आपकी आहार संस्कृति। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बच्चों मालवा संस्कृति, ठीक है। चलिए आते बच्चों मालवा संस्कृति की तरफ। मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति ये कहां की है बच्चों, एमपी, मध्य प्रदेश। कहां पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश, मालवा रीजन है। आप जान ही रहे हैं बच्चों मालवा जो है अपने क्षेत्र की वजह से ही फेमस है। अब इसमें जो है कहते हैं कि जो मालवा क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी का स्थल कौन कौन से हैं, तो इसमें बच्चों कायथा आ जाएगा, मनोती, नवदा टोली, महेश्वर, ठीक है। कायथा, मनोती, नवदा टोली, नवदा टोली और महेश्वर,
ये आपके अभी मैंने पीछे आपको दिखाया ना जो है, ठीक है, पीछे आपको दिखाया अभी, ठीक है, तो ये सभी आपको इसी में आएंगे, ठीक है। यहां पे आपने देखा था ना, एक मिनट, ये कायथा था ना, ये कायथा बच्चों इसी मालवा का क्या है, पार्ट है। ये कायथा जो है आपके मालवा संस्कृति का ही क्या है, भाग है, ठीक। तो यहां पे नगदा की भी बात हुई थी, नगदा मैंने अभी डिटेल में कर दिया, डंगवाला की बात हुई, उज्जैन की बात हुई, एरण की बात हुई, महेश्वर, ठीक। तो ये बच्चों इसी के क्या है, पार्ट हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो मालवा को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल करते हैं, तो मालवा के अंतर्गत ही आपकी बच्चों कायथा संस्कृति आती है, मनोदी, ये प्लेसेस हैं, ये स्थान हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि ये अलग अलग बच्चों संस्कृति हैं, यानी ये इस बात को दर्शाते हैं कि इन सभी क्षेत्रों से एक समान संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जिसे आप मालवा संस्कृति कहते हैं, ठीक है। यहां से एक समान, एक इक्वल ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष बच्चों क्या किए गए हैं, पाए गए हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि यह जो है एक समान बच्चों कहीं न कहीं विशेषता को क्या करती है, दर्शाती है। एक मिनट बच्चों, 1 सेकंड। तो मालवा के विषय में तो आप सब कुछ समझ ही लिए हैं, सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे एक डाउट आपको हो रहा होगा कि ये नवदा टोली जो है, नवदा टोली मालवा संस्कृति से भी आता है, यहां से बच्चों आपको जोरवे संस्कृति के प्रमाण भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ों को समझ लिए। यहाँ से जोरवे संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं। तो जोरवे संस्कृति में ऐसा क्या विशिष्ट था जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये जोरवे संस्कृति का प्रमाण भी देता है। तो जोरवे संस्कृति की जो सबसे खास बात है वो है टोटीदार पात्र, टोटीदार पात्र। तो टोटीदार पात्र जो है वो आपको बच्चों जोरवे संस्कृति की विशेषता है, जो आपको नवदा टोली से भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है, ठीक है, जो आपको नवदा टोली से भी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, इस आधार पर बच्चों आप ये कह सकते हैं कि यह जो है कहीं न कहीं दोनों संस्कृतियों का प्रमाण आपको देता है, ठीक है। और यहाँ से हम आपको जो है एक हाथी के आकार की मानव आकृति बनी हुई मिली है, जो काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। एक हाथी की तरह मानव आकृति यहाँ से पाई गई है, हाथी की तरह मानव आकृति यहाँ से मिली है, हाथी की तरह एक मानव आकृति यहाँ से मिली है। यहाँ से सबसे बहुमूल्य मृदभांड आपको मिले हैं, बहुमूल्य मृदभांड, यानी सबसे अच्छे मृदभांड आपको यहाँ से पाए गए हैं, ठीक है, नवदा टोली से, जो मालवा संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो बच्चों मालवा संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कुछ जो है आपको कहते हैं कि यहीं से बच्चों आपको, यहीं से आपको एक और चीज़ मिलती है जो आपकी चंबल नदी के किनारे है, चूँकि जो नागदा है वो बेसिकली आपके चंबल नदी के तट पे है नागदा, ठीक है। तो नागदा से जो है आपको हाथी दांत की कुछ चीज़ें आपको बनी हुई पाई गई हैं। और साथ साथ जो है जो माहेश्वर है, माहेश्वर चूंकि मैं पीछे ही बता चुका था, नर्मदा नदी के तट पे था माहेश्वर। तो माहेश्वर से बच्चों आपको ज़्यादा कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन हाँ माहेश्वर से एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ से जो माहेश्वर है, यहाँ से बच्चों इतिहासकार एच.डी. संकालिया ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ खोजी है। कहा जाता है कि आपके ताम्रपाषाणिक संस्कृति की एक बड़ी प्रमुख विशेषता हुआ करती थी कि लोगों को, जब लोग डेथ कर जाते थे तो लोगों को घर के अंदर दफनाया जाता था। ये ताम्रपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो घर के अंदर दफनाने का प्रमाण वो माहेश्वर से ही मिला है। घर के अंदर दफनाने का प्रमाण, घर के अंदर जो है वो दफनाने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। घर के अंदर दफनाने का प्रमाण जो है माहेश्वर से मिलता है। ये इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बच्चों क्या थी, विशेषता थी, ठीक है।
ये इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक मानी जाती है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया सभी का? चलिए अब थोड़ा सा बच्चों नवदा टोली का स्पेशल चर्चा कर लेते हैं। नवदा टोली की स्पेशल चर्चा कर लेते हैं। तो नवदा टोली जो है नवदा टोली का काम बच्चों किसने किया था? तो जैसे माहेश्वर का भी एच डी संकालिया ने किया है, वैसे नवदा टोली का भी एच डी संकालिया ने ही उत्खनन कार्य किया है। यहां पर भी कार्य किसने किया है? एच डी संकालिया ने। और ये नवदा टोली बच्चों आपका किस नदी पे है? तो ये आपका जो है माना जाता है कि नवदा टोली जो है ये आपके बच्चों नर्मदा नदी जो आपके एमपी से बहती है, ठीक है, उस पे पड़ता है। ठीक है, नर्मदा नदी पे पड़ेगा, नर्मदा नदी पे पड़ता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है यहां से हमें सबसे ज्यादा ताम्रपाषाणिक यानी सबसे विस्तृत कह सकते हैं आप, ताम्रपाषाणिक सबसे विस्तृत मतलब सबसे ज्यादा, यानी सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है ये। सबसे विस्तृत यानी सबसे ज्यादा बड़ी दूरी में यहां पे उत्खनन कार्य किया गया है। सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल, सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल, यहां पे सबसे बड़े स्तर पर बच्चों उत्खनन कार्य हुआ है। सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसके अतिरिक्त जो है यहां से अनाज उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। अनाज उत्पादन के प्रमाण यहां से बच्चों मिले हैं। और यहीं से जो है भीषण अग्निकांड के प्रमाण, भीषण अग्निकांड के प्रमाण, ठीक है, भीषण अग्निकांड के प्रमाण। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, वो है बर्तनों पर 4 मंदिर के चित्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी जरूर पूछेगा बर्तनों पर, क्योंकि मंदिर की संकल्पना अभी तक नहीं थी। बर्तनों पर 4 मंदिर के बच्चों चित्र, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब आपको यहीं से मिला है। ठीक है, कहां से? नवदा टोली से। साढ़े 6 हो जाना। ठीक है, और भी चीजें आपको बता दें यहां से नवदा टोली से ही, और भी चीजें नवदा टोली से मिली हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करते चलिएगा। नवदा टोली से और जो है यहां से सामूहिक नृत्य का प्रमाण मिलता है, सामूहिक नृत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, आपको तकली का प्रमाण, तकली जानते हैं, ठीक है, तकली बच्चों हालांकि रुई धुनने के काम में आती थी, तकली का प्रमाण यहां से मिलता है। और एक चीज हमने आपको बता दिया बच्चों, सामूहिक नृत्य हो गया। और नवदा टोली की सबसे खास बात थी कि यहां पर जो प्रत्येक व्यक्ति होता था, प्रत्येक परिवार अपने लिए स्वयं उत्पादन करता था, यानी आप कह सकते हैं कि स्वपोषित पारिवारिक संकल्पना। ठीक है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि स्वपोषित पारिवारिक संकल्पना, तो स्वपोषित पारिवारिक संकल्पना जो है वो आपके नवदा टोली में पाई जाएगी। यानी आत्मनिर्भर कह सकते हैं, स्वपोषित आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर परिवार। ठीक है, यानी ये अपना आत्मनिर्भर परिवार कह सकते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर परिवार, ये आपको बच्चों नवदा टोली में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको नवदा टोली के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया सभी का? चलिए अब आते बच्चों जोरवे पे। जोरवे जो आपके महाराष्ट्र में है, जोरवे पे आइए।
जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति बच्चों ये आपके कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है बच्चों इनाम गांव। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। इनाम गांव जो है इस संस्कृति का बच्चों सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। और जोरवे संस्कृति जो है ये आपके गोदावरी की एक सहायक नदी है बच्चों, प्रवरा नदी, ठीक है, उसी के तट पर ये पाई जाती है, ठीक है। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पे है, गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पर है। और इसकी जो खोज किया था किसने किया था, तो एनम देशपांडे ने। इसकी खोज किया किसने, एनम देशपांडे। ये सबसे बाद की, यानी आप इसे परवर्ती जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति कह सकते हैं, जो लगभग 700 बीसी तक के चीज़ों को बच्चों क्या करती है, लीड करती है, ठीक है। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों, कहा जाता है कि यहाँ से आपको सोने के आभूषणों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से दीपक, दीपक होता है ना जो आपको दीपक आग जलाने के काम आता है, तो यहाँ से पाई गई जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको जरा सा आप देखिएगा, प्राप्त वस्तुओं को। तो प्राप्त वस्तुओं में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ से स्वर्ण आभूषण का उपयोग, नंबर 1। तो इससे क्या लगता है, इसका मतलब है कि लोग जो है तांबा धातु के साथ साथ अन्य धातुओं का भी उपयोग करते थे। तो स्वर्ण आभूषण का प्रयोग लोग करते हैं यहाँ के लोग जो है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है दीपक जलाने का प्रमाण, दीपक जलाने के प्रमाण, भाई आज की तरह जो है लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, है कि नहीं, आज की तरह जो है लाइट की व्यवस्था तो नहीं थी। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे जो है टोटीदार, कहा जाता है कि टोटीदार जो जलपात्र है, ठीक है, वो भी बड़ी मात्रा में पाए गए। और टोटीदार जलपात्र बच्चों एक ध्यान रखिएगा इसमें, टोटीदार जलपात्र, आभूषणों का उपयोग, घर के अंदर दफनाना और एग्रीकल्चर, ये ताम्रपाषाणिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिन्हें आपको बच्चों मिस नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा बच्चों, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, कहते हैं जोरवे संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों इनकी समाधान प्रक्रिया, इनकी समाधान प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये है क्यों इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी करिए कमेंट करके। टोटीदार पात्र, टोटीदार पात्र, पात्र मतलब होता है बर्तन, पात्र मतलब होता है बच्चों बर्तन। कहते हैं इनका जो समाधान है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो युवा होते थे उनको ही कब्रों में दफनाया गया है, जिनका सिर जो है उत्तर और पैर दक्षिण होता था, जो अभी तक जो है अन्य समाधानों में बच्चों आपको देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं कि जो वयस्क होते थे उनके पैरों को जानबूझकर काट कर अलग कर दिया जाता था, लेकिन जो बच्चों के समाधान हैं उनको कलश में दफनाया जाता था, जो कि इस प्रकार की समाधान प्रक्रिया आपको अन्य जगहों पर बच्चों देखने को नहीं मिलेगी। यानी वयस्क जो होते थे उनको पैर काट कर उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था। यानी जो वयस्क होते थे, ठीक है, वयस्कों को क्या किया जाता था, उत्तर से दक्षिण, इनको उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था, ठीक है, पैर को काट कर। और जो बच्चे होते थे, बच्चों का क्या होता था, कलश समाधान होता था, बच्चों का कलश समाधान, ठीक है, यानी उनको एक मिट्टी के पात्र में जो है दफनाया जाता था, ठीक है, कलश समाधान। तो ये एक विशिष्ट समाधान प्रक्रिया है जो जोरवे संस्कृति के लोगों में ही पाई जाती है। और माना जाता है कि जोरवे के जो मृदभांड हैं, नवदा टोली और कर्नाटक में एक स्थान है बच्चों टी नरसीपुर, ठीक है, उन दोनों स्थानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में जो टी नरसीपुर है वहां से भी कुछ ऐसे पात्र या इस तरह के मृदभांड मिले हैं जिस तरह के आपके जोरवे के लोगों में पाए गए हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इनका जो परवर्ती क्षेत्र है, इनका जो बाह्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी इनसे जुड़े हुए लोग जो है
वो अपनी चीज़ों को बच्चों क्या करते थे, या मतलब उन क्षेत्रों में अपनी चीज़ों को या तो सेल करने जाते होंगे, बेचने जाते होंगे, या विनिमय के माध्यम से वहाँ तक चीज़ें बच्चों पहुँचती रही होंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है कहते हैं इनाम गांव जैसे एक स्थल है, वैसे ही बच्चों चंदौली है। ठीक है, ये भी जोरवे संस्कृति का ही बच्चों पार्ट है। ठीक है, चंदौली भी जोरवे संस्कृति में ही आएगा। प्रकाश, ये भी एक पुरातात्विक स्थल है जो जोरवे संस्कृति का ही बच्चों पार्ट है। कहते हैं प्रकाश कुछ मामलों के लिए फेमस है। यहां से प्रकाश से जो है शंख की बनी ताबीज मिली है। प्रकाश से क्या मिला है, शंख की बनी ताबीज, यहां से शंख की बनी ताबीज मिली है। ठीक है, तो ताबीज अगर मिल रही तो इसका मतलब जादू टोने में लोगों का विश्वास था, और यही परंपरा आपके बच्चों अथर्ववेद में भी आपको देखने को मिलेगी। अथर्ववेद में भी ये परंपरा बच्चों आपको देखने को मिलती है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है कहा जाता है कि आपके महाराष्ट्र में इसी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है बच्चों नेवासा। नेवासा, और नेवासा इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से रेशम के वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से रेशम के वस्त्र के प्रमाण बच्चों मिले हैं, और रेशम के लिए एक शब्द आता है कौशेय। कौन सा शब्द आता है बच्चों, कौशेय। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी ये ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति है, ये ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति के लोग जो है वस्त्र परिधानों का उपयोग करते थे, अनाजों का उत्पादन करते थे, समूह में रहते थे, परिवार का एक मुखिया होता था और पूरे समाज का भी बच्चों एक मुखिया होता था। जो मुखिया होता था उसका जो आवास बनता था वो मध्य में बनता था। कुछ ऐसी आवासीय संरचनाएं बच्चों मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि इनके एक मुखिया हुआ करते थे। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण आपको इनाम गांव से मिला है। इनाम गांव बच्चों इसी जोरवे संस्कृति का क्या है, एक पार्ट है जो आपके महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर है। इनाम गांव की अगर आप बात करेंगे तो इनाम गांव बच्चों जो है ये महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर है। इनाम गांव जो है ये आपके महाराष्ट्र में भीमा नदी है बच्चों, और भीमा नदी के तट पर ये पाया जाता है। इनाम गांव से नगरीकरण के बच्चों क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें नगरीकरण के प्रमाण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और ये इस सभ्यता का सबसे विकसित बच्चों नगर माना गया है। माना जाता है कि इसकी खोज जो है, कहा जाता है इसकी खोज जो है आपके 1967 में की गई, और यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है आपके एच.डी. संकालिया और जे.डी. अंसारी महोदय के द्वारा बच्चों किया गया। ठीक है, जे.डी. अंसारी और एच.डी. संकालिया दो इतिहासकारों का नाम आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जे.डी. अंसारी और एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया, ठीक है, एच.डी. संकालिया, दोनों ने बच्चों इसका क्या किया, उत्खनन कार्य किया। अब यहां से महत्वपूर्ण चीजें क्या मिली हैं, महत्वपूर्ण चीजों में सबसे जो महत्वपूर्ण है इनाम गांव की बच्चों, कहा जाता है कि इनाम गांव में सबसे विस्तृत उत्खनन कार्य किया गया। और इनाम गांव की सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों की यहाँ की कब्र से स्त्री की मूर्तियां पाई गई हैं। इनकी कब्रों में स्त्री की मूर्तियां पाई गई हैं, और यहां से आपको एक ही नहीं दो संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि स्त्री की मूर्ति आपको यहां से मिलती है। दूसरा मैंने कहा नगरीकरण का प्रमाण मिलता है, यहां से आपको अन्य संस्कृतियों के प्रमाण भी आपको मिलते हैं। साथ साथ बच्चों कहते हैं कि इनाम गांव जो है एक ऐसा स्थल है जिसका सबसे बड़े स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया है, सबसे विस्तृत लेवल पर उत्खनन कार्य इसका बच्चों किया गया है। और अगर हम इनाम गांव की बात करें बच्चों तो यहाँ पर कहा जाता है कि टोटल 134 आवास के प्रमाण मिले हैं, यानी ये पूरा एक बसा बसाया बच्चों क्या था, एक नगर कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बच्चों कहा जाता है कि एक जलाशय का निर्माण किया गया है जो सिंचाई संसाधन के रूप में उपयोग किया गया होगा। कहाँ पर, इनाम गांव में, यही से आपको जलाशय का प्रमाण मिला गया है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों ने जलाशय को सिंचाई संसाधन के रूप में विकसित किया होगा। भाई सीधी सी बात है, जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है आपकी कृषि पे निर्भर है, तो कहीं न कहीं जो है आपको यहाँ से बच्चों आपको सिंचाई संसाधन मिलेंगे। साथ साथ यहाँ से कुम्हार होता है ना, कुम्हार के गाँव का प्रमाण मिलता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन का काम करते हैं बच्चों,
चूंकि मृद भांडों का निर्माण बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया था, तो कुंभारों की बस्ती जो है आपको इसी इनाम गांव से मिलती है। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ से इनाम गांव से जो है आपको एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मिली है वो है यहाँ से प्राप्त अन्नागार, जो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं अब उत्पादन जो है सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है, उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा है। तो अन्नागार का पाया जाना इनके उत्पादन के विस्तृत आधार को दर्शाता है। अन्नागार बच्चों, ठीक है, अन्नागार का पाया जाना इनके उत्पादन के विस्तृत आधार को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, यहाँ के आवास जो हैं वो वृत्ताकार आवास हैं, ध्यान रखिएगा, इनके जो आवास हैं वृत्ताकार आवास। ठीक, तो वृत्ताकार आवास जो है आपके ताम्रपाषाण काल में अन्य स्थानों पर बच्चों नहीं पाए जाते हैं, वो आपको कहां से मिलते हैं, इसी इनाम गांव से मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी जानकारी बच्चों आपके लिए काफी पर्याप्त होगी और आपके इस ताम्रपाषाण काल से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके होंगे सामान्यतः जो है आप उनको बच्चों कवर कर लेंगे। बाकी जो भी आपके छूट गए होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा वहां पे हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कल से आपका इंडस वैली और जल्द ही आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी नेट 11 दिसंबर 2023 के लिए बच्चों बहुत बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू।